हम अपने चौथे यूनिट पे आ गए, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इसके अंदर पहला हेड है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये हमारे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है। और दूसरा हेड जो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है। मतलब पहला वाला ये बताने के लिए कि नॉन करंट एसेट्स अलग होते हैं और कंपनी के अंदर जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, ये भी इसके ऊपर हम काम इसके ऊपर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बिजनेस के अंदर जो सोर्सेज होती है पैसा आने की, इनफ्लो, और पैसा जाने की, आउटफ्लो। जिन सोर्सेज से पैसा आता है और जिन चीजों में पैसा जाता है बिजनेस में, उसको हम क्लासिफाई करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू में। कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम और कैपिटल मतलब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वैसे हम ओनर्स कैपिटल मतलब ओनर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के अंदर ज्यादा ध्यान हमारा ओनर की इन्वेस्टमेंट पे ही होता है, लेकिन किसी जगह पर आपको कैपिटल के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी भी शामिल मिल सकती है। नॉन करंट लायबिलिटीज, आप कंफ्यूज मत होना। कैपिटल को बाय डिफॉल्ट, कैपिटल को आप क्या समझोगे? ओनर्स इक्विटी। कैपिटल का मतलब ओनर का पैसा, ठीक है ना, ओनर्स कैपिटल। लेकिन कहीं आपको नॉन करंट लायबिलिटी भी शामिल मिल सकती है, उसके ऊपर हम जब आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन कैपिटल मेनली तो आप ओनर्स कैपिटल समझना। ये जो कैपिटल है ये आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कि ये बिजनेस से निकाला नहीं जाएगा पैसा। ओनर का पैसा है तो बिजनेस स्टार्ट ही इस पैसे से हुआ है, और ओनर ने इस नियत से पैसा नहीं दिया कि निकलवा लेगा। इस पैसे के बाद बिजनेस शुरू होगा और कोई रेवेन्यू एक्टिविटी होगी, ठीक है। और जब रेवेन्यू एक्टिविटी से इनफ्लो होगा पैसा, तो वो ओनर निकलवा सकता है। समझ आ रही बात? तो हमने अपने इनफ्लो को कैपिटल और रेवेन्यू में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसको मैं रिसीट्स कह देता हूँ। इनफ्लो की जगह क्या कह देता हूँ? रिसीट्स। जो बिजनेस में पैसा आने की सोर्सेज है। और आउटफ्लो को मैं एक्सपेंडिचर कह देता हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में से पैसा जाने की जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। वो भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको मैं अलग कलर के पेन से लिख लेता हूँ ताकि हम मिक्सअप ना कर दे चीजों को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको कैपेक्स भी कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो हमारे रोजमर्रा के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिजली का बिल पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सोलर पैनल खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में किसी नॉन करंट एसेट का इजाफा हुआ। तो ये कोई लॉन्ग रन एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। मोटर व्हीकल खरीद ली, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। मोटर व्हीकल में फ्यूल डलवाई, फ्यूल कॉस्ट, रोजमर्रा का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहलाता है। क्लियर हो रही है? तो सो फार हमें ये समझ में आया कि बिजनेस के अंदर पैसा आने की जो सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म वगैरह ये जो लिखा हुआ हटाता हूं, बस समझ में आ जाना चाहिए आपके। पैसा आने की जो सोर्सेज है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, कैपिटल, और रोज हमारी रेवेन्यू सोर्सेज। रेवेन्यू सोर्सेज के अंदर मैंने डिटेल नहीं दी, लेकिन बताता हूँ। सेल्स, माल बेचना, वो रेवेन्यू सोर्स है ना रिसीट्स की। पैसा आने की जो रेवेन्यू के जरिए पैसा, जो इनकम के जरिए पैसा, मतलब माल बेच के आया, या कमीशन इनकम किसी किस्म की, कमीशन कमाया, ठीक है ना, या रेंट इनकम, क्या आपने अपने ऑफिस का, आपने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा फालतू था रेंट पे दे दिया, रेंट इनकम। किसी किस्म की सर्विसेज आप देते हैं तो सर्विस इनकम, ठीक है ना। ये सारी हमारी क्या है? या कोई छोटी मोटी और भी इनकम हो सकती है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी एक इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड इनकम, रिसीट्स है, रेवेन्यू से रिलेटेड इनकम्स है, इनफ्लोज है, इनकम्स है, रिसीट्स बोलो। जबकि कैपिटल से रिलेटेड जो आने वाली रिसीट्स है, यहाँ पर इसलिए मैंने इनकम नहीं लिखा क्योंकि इनकम, यहाँ रिसीट्स लिखा आने, पैसा आने की सोर्सेस। पैसा आने की एक सोर्स है इनकम, इनकम यहाँ लिखूंगा ना। पैसा आने की दूसरी सोर्स है कैपिटल या लायबिलिटी, ओनर का कैपिटल या लायबिलिटी। उसको कैपिटल के अंदर ही डब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि कैपिटल का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म पैसा आना, ठीक है। ओनर्स कैपिटल भी लॉन्ग टर्म होता है बिजनेस के लिए, नॉन करंट लायबिलिटी भी 4, 5, 6, 8, 10 साल के लिए होती है। मॉर्गेज है, मॉर्गेज की लोन ली, अगर फैक्ट्री आपने ली है उसके कागजात जमा करा दिए और
अब वो फैक्ट्री खरीदने के, आपने फैक्ट्री खरीद ली, आपने लोन पे खरीदी, बैंक से लोन लिया, फैक्ट्री खरीद ली, अब फैक्ट्री के कागजात बैंक को जमा करा दिया और बैंक को सालाना प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक कर रहे हो और इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस लोन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका मॉर्गेज वाली एक लायबिलिटी, तो ये भी लंबी चलेगी, सही ना। तो ये जो पैसा आया लायबिलिटी की सूरत में, वो भी तो पैसा आया तो सही ना बिजनेस का, रिसीट तो है ना, ठीक है। लेकिन कौन सी सूरत की रिसीट है, क्या वो इनकम है हमारी? नहीं, वो कैपिटल साइड की है, सही है। बैलेंस शीट की फाइनेंस वाला जो सेक्शन है, नॉन करंट लायबिलिटीज का कह लो या फिर आपकी कैपिटल साइड कह लो, वहां से आया हुआ पैसा है, ठीक है। जबकि रेवेन्यू साइड से आए हुए पैसे, वो सेल्स है, कमीशन इनकम है, रेंट इनकम, यहाँ से कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। जबकि खर्च करने की बात करें तो खर्च भी आप दो तरह की चीजों पर कर रहे हो। एक वो जो लॉन्ग टर्म आपके एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, देखो एसेट का मतलब पहले ध्यान में रखो क्या होता है। एसेट कोई ऐसी रिसोर्स जिससे बिजनेस बेनिफिट हासिल कर सके। एसेट क्या होती है? कोई ऐसी रिसोर्स जिससे कोई किसी किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट, किसी किस्म का वैल्यूएबल बेनिफिट हासिल कर सके। बेनिफिट हासिल कर चुके, कंज्यूम कर चुके, तो फिर वो एक्सपेंस हो गया, सही ना। अब नॉन करंट एसेट को जब आप खरीद रहे हो तो वो तो साल साल हमें बेनिफिट देगा ना। तो ऐसा कोई खर्चा जो मेरे नॉन करंट एसेट को खरीदने में किया गया हो, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होते हैं? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी नॉन करंट एसेट, जो कि एक साल से ज्यादा चलने वाला एसेट है, उसको जेर इस्तेमाल लाने के लिए किया जा रहा हर खर्चा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए किया जा रहा है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब किसी नॉन करंट एसेट को जेर इस्तेमाल लाने से मुराद क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करना जरूरी है। इसलिए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को भी अलग करना जरूरी है। ये मैं अभी बताता हूँ क्यों जरूरी है, फिर बाद में और इसकी डिटेल होती चली जाएगी। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को अलग करना इसलिए जरूरी है कि लेट्स सपोज ओनर ने बिजनेस में $20,000 लगाया, ये क्या है? कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट। ओनर कुछ बात इसमें से ही पैसा निकलवा लेता है, तो ये तो पता है क्या बात हो गई? तो ऐसी बात हो गई कि आपने पैसा दिया कि मैं बिजनेस सजाऊं, बिजनेस को सजा लिया, अब कोई माल मैं बेचूं, उस माल से जो पैसा सारे ओनर ले जाए, नहीं भाई, इससे कॉस्ट तो अलग करने दो, आपसे प्रॉफिट लेके जाओ ना। लेकिन ओनर अगर वो जो माल बेच दिया, मैंने पहली दफा खरीदा तो ओनर के पैसों से $20,000, दूसरे दिन $20,000 का मैंने माल खरीद दिया और उस मैंने माल $25,000 का बेचा, तो उसूलन ओनर को मैक्सिमम लेके जाने चाहिए ना, $5,000 लेके जाने चाहिए जो प्रॉफिट है। ओनर 25,000 पूरे ले जाएगा, तो इसका मतलब वो रेवेन्यू रिसीट के साथ साथ कैपिटल रिसीट भी लेके चला गया, कि उसने जो लगाया था वो भी ले गया। क्लियर हो रही है? क्योंकि बिजनेस में 20,000 आए, 20,000 का माल खरीदा गया, वो बेचा तो 25,000 का बिका, 25,000 अब टोटल बिजनेस का पैसा है। अगर उन्होंने सारे के सारे ले गया तो बिजनेस चल नहीं सकता, दूसरा माल खरीदने के पैसे ही नहीं है। क्लियर हो रही है? तो ओनर को भी तो बताना जरूरी है ना, अलग करके देना जरूरी है कि भाई ये आपका दिया हुआ पैसा है और ये हमारा कमाया हुआ पैसा है, ताकि जब ओनर लेके जाने लगे तो वो ये लेके जाए, वो ना लेके चला जाए, क्योंकि वो लेके चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। और ओनर ये भी 5,000 पूरे के पूरे ले गया ना अगर, तो बिजनेस चलता तो रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है जो प्रॉफिट है उसमें से भी थोड़ा जमा करें। ओनर को कहेंगे आप $3,000 ले जाए, $2,000 जमा रहने, ताकि हम अगली दफा 22,000 का माल खरीदे और 27,000 में बेचे। फिर वो वो 22,000 का माल खरीदा और 30,000 में बेचे, फिर वो $8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। पहली दफा प्रॉफिट $5,000 का हुआ, दूसरी दफा $8,000 सभी। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि जो ओनर ने पैसा दिया उसके बाद रेवेन्यू सोर्सेज से भी जो पैसा है वो भी थोड़ा कलेक्ट किया जाए। ये जरूरी है बिजनेस ग्रो करने के लिए। चलो ग्रो ना करो, जितना पैसा प्रॉफिट के तौर पर कमाए वो दे दो ओनर को, लेकिन स्टिल जो ओनर ने पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था उसको तो रहने दो। और ये करने के लिए हमें अलग करना जरूरी है कि कैपिटल से पैसा कौन सा है और रेवेन्यू से पैसा कौन सा है। और खराब सिचुएशन सुनो, अगर मैं नहीं क्लासिफाई करूं उसको, एक बिजनेस है उसके पास कैपिटल रिसीट्स जो भी है, कैपिटल रिसीट्स जो भी है, ओनर ने दिया $20,000 से और उधार लाइबिलिटीज पे लिया $10,000 से, तो टोटल कितनी हो गई कैपिटल रिसीट्स? $30,000। इस $30,000 का मैंने माल खरीदा और वो बेचा $35,000 का। कितने का बेचा? $35,000 का बेचा ना। तो $35,000 के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट जो आपकी है वो कितनी है? $5,000 ऊपर आए। अब बिजनेस के बाद $35,000 हो गए, $30,000 तो वही कैपिटल रिसीट की सूरत में आए थे, और उस $30,000 से माल खरीदा और बेचा तो $35,000 का टोटल माल बेचा। जो 35,000 आए उसमें से 30 तो हटा दिए, वो किसके? कैपिटल रिसीट का, तो बाकी 5 बचे, वो क्या? वो प्रॉफिट। ओनर पैसे निकाले। अगर हम ये ना करें
अगर इस तरह क्लासिफाई ना करे और सीधा यूं कर दे कि ओनर गल्ला खोले बिजनेस का और देखे कितना पैसा है, सर आप जितना देके गए थे $30,000 वही है, ठीक है ठीक है, फिर उस $30,000 का माल खरीद के बेचा और अब वो $35,000 का, फिर कुछ दिन बाद ओनर आया कितना पैसा कर लिया, आपके पास अभी सारा माल बिक गया, $35,000 रखा है, ओनर इस $35,000 को लेके चला जाए तो बहुत बड़ी बुराई है। बिजनेस तो बंद होगा ही, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं बंद होगा, लाइबिलिटी भी तो थी $10,000 की, वो कहां से पे करेंगे, ओनर तो सब ले गया, ओनर तो प्रॉफिट ले गया, जो बात है चलो ले गया, पूरे का पूरा ले गया, खैर है, ग्रो नहीं करेगा बिजनेस, लेकिन बिजनेस चल तो सके, ओनर अपना पैसा भी ले गया, लेकिन 20,000, चलो भाई एटलीस्ट उधार तो वापस कर दे, बिजनेस नहीं चल रहा लेकिन उधार तो वापस कर दे, लेकिन ओनर वो भी लेके खर्च कर गया जाके। तो अब जो उधार या पैसा लेना है तो आपका गला पकड़ेगा अकाउंटेंट का कि भाई क्या किया अकाउंटेंट, हाँ ओनर को बुलाओ, अपने कहा है, कह रहे भाई ये तो कंपनी, आप ओनर को बुला रहे हैं, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी बिजनेस है, और ये नॉन करंट लायबिलिटी कह रहा हूं, सॉरी, ये तो कंपनी है, ये तो लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस है, बिजनेस में जो पैसा है आप वही देख सकते हैं ज्यादा ज्यादा, ओनर तो जो ले गया वो ओनर का पर्सनल हो गया, अब उसका क्या करेंगे, तो वो मुझे पकड़ लेगा कि आप एज एन अकाउंटेंट, ओनर खुद से तो पैसा लेके जा ही नहीं सकता, यकीनन आपने आप फाइनेंस डायरेक्टर आपने डिविडेंड के तौर पे दे दिया होगा उसको $35,000, तो मुझ पे केस हो जाएगा, डायरेक्टर पे केस हो जाएगा, ओनर खुद से कंपनी में लेके नहीं जा सकता ना, डिविडेंड की सूरत में जाएगा, कंपनी डिसाइड करती है कितना देना, तो आपने कैसे डिसाइड किया पूरा 35,000 ओनर को दे देना, मेरा गला पकड़ लेगा, क्लियर हो रही। तो जनाब ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हमें क्लासिफाइड रखना है ताकि पता चले कि हमारे पास कितना पैसा कमाया हुआ है, बाकी जो पैसा ये कमाया हुआ नहीं है, ये तो हमें विरसे में मिला, शुरुआत में मिला, ओपनिंग कैपिटल था ये तो हमारे लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, क्लियर हो रही। तो इसलिए डिफरेंस करना जरूरी है, उन्होंने सारा पैसा लेके चला जाएगा। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करना भी क्यों जरूरी है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ब्लू पेन से। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए करना जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमारे साथ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की असम्पशन ये जुड़ी है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, तो अगर बिजनेस ने आज किसी प्लांट एंड मशीनरी को मंगवा के अपने बिजनेस में नस्ब करवाया, वो प्लांट एंड मशीनरी 10 साल तक चलने वाली है, और वो प्लांट एंड मशीनरी लेट्स सपोज आई है $5 लाख की, आपने इसको एक्सपेंस बोल दिया ना, आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोला, बल्कि आपने इसको ऑपरेशनल एक्सपेंस बोल दिया, या दूसरा नाम है ऑपरेशनल एक्सपेंस का रेवेन्यू एक्सपेंस, आपने इसको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया ना गलती से, तो आप इसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कह दोगे 5 लाख, हालांकि 5 लाख तो 10 साल तक चलने वाला है, एक चीज जो 10 साल तक चलने वाली है आप उसका 10 साल तक बेनिफिट ले सकते हो ना, जिस चीज का 10 साल तक बेनिफिट ले सकते हो तो उसके एक्सपेंस को 10 साल में तोड़ो, सही है। अगर इसकी 10 साल बाद कबाड़ा दाम जीरो, कोई वैल्यू ना हो, कबाड़ा दाम 10 साल लाइफ देगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर भी हर साल 50,000 का यूज होगा इस साल वाला, अगर एक चीज 10 साल चलने वाली है, 5 लाख की चीज हो 10 साल तक चलेगी और 10 साल के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो 10 साल तक चलने वाली चीज 5 लाख की वो हर साल 50,000 की चलेगी ना, आप पहले ही साल 5 लाख का उसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस नहीं बना सकते, इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं ये नॉन करंट एसेट है मेरा, हम उसको लिखेंगे नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से, हमें बस पता होगा कि ये जो 5 लाख की चीज आई है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये हमारा नॉन करंट एसेट है, मतलब ये सालों साल चलेगा, ये 1 साल की कहानी नहीं, ये चंद दिनों की कहानी नहीं, जबकि मेंटेनेंस टाइप के एक्सपेंसेस है, फ्यूल डलवाने के एक्सपेंसेस है, रिपेयर कराने के एक्सपेंसेस है, वो सारे हमारे क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रोजमर्रा के खर्चों में आ जाते हैं, कभी जो ना $11,000 का रेंट पे कर दिया, वो 1 महीने का रेंट है, 2 महीने का रेंट है, 3 महीने का, ये सही है, साल के अंदर अंदर वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डालने, इनको अलग करना जरूरी है, अगर इनको अलग नहीं किया तो हम सबको खर्चा कहेंगे, क्या कहेंगे, हमने अगर कैटेगरी नहीं की तो हम कहेंगे भाई 5 लाख भी बिजनेस के पास से क्या खर्चा है और 11,000 भी बिजनेस के जेब से क्या है खर्चा है, तो टोटल बिजनेस का इस साल खर्चा है 5,11,000, ये पूरा आपने खर्चा गिन लिया बिजनेस का, आपने कहा पूरा एक्सपेंस है, तो पता चला बिजनेस की टोटल सेल ही टोटल $35,000 हुई, उसमें से आपने 5,11,000 को खर्चे के तौर पे माइनस कर दिया, तो आपको खतरनाक लॉस आया बिजनेस में, ओनर पकड़ के निकाल देगा, फिर अगले साल अगला अकाउंटेंट आएगा, उसके हिस्से में तो ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं ना, वो तो पिछले साल एक्सपेंस हो गया था, तो ये 5 लाख तो पिछले, हालांकि वो अगले साल भी वो एसेट यूज हो रहा है, जिसको 5 लाख पूरा पिछले साल आप एक्सपेंस कर चुके हो, तो जो अगले साल एसेट यूज हो रहा है उसको अगले साल भी तो एक्सपेंस करना चाहिए था ना थोड़ा, लेकिन एक अनजस्टिफाइड अकाउंटिंग हो गई कि सारे एक्सपेंस एक ही साल में घुसा दिए, ऐसी चीज का जो 10 साल तक यूज होने वाली थी, गलत हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपका आखिरी यूनिट है जिसमें बड़े डिटेल में पढ़ा दूंगा, पहले अकाउंटिंग पढ़ लो तो बाद में पढ़ाना बेहतर होगा, या बीच बीच में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका स्प्रे करूंगा। मैं यहाँ पर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट,
मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी नाम दे दो। मैं मैचिंग का लफ्ज फिलहाल यूज करना चाहूंगा क्योंकि वो वर्ड ऐसा ना मैच करने से निकला है, मैच करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि ये आपका मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, और आपने कोई चीज खर्चा की है, मैं येलो लाइन से बताऊं, आपने खर्चा किया है इतना, तो जो अकाउंटिंग पीरियड से ताल्लुक रखता हुआ खर्चा है वो उस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है। मसलन अगर आपने रेंट दे दिया 15 महीने का, कितने महीने का, 15 महीने का रेंट, हर महीने का $1000 हो, तो 15 महीने का कितना हुआ, अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने का। तो 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड तक जो मैच होने वाला है रेंट का, उस अकाउंटिंग पीरियड का सिर्फ वही एक्सपेंस है, ठीक है ना। पहला अकाउंटिंग पीरियड मिसाल के तौर पर 2021 है, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक $12,000 आपका एक्सपेंस कहलाएगा। अब अकाउंटेंट अगर कोई और अकाउंटेंट से 100 बहस कर लेगी, भाई $12,000 एक्सपेंस हुए, जेब से तो $15,000 गया है, भले जेब से $15,000 गया है, आप $12,000 एक्सपेंस बोलोगे उसको, रेंट एक्सपेंस, तो $3,000 क्या है, वो आखिरी डेट के अंदर वो जो $3,000 उसको हम कहेंगे प्रीपेड रेंट। क्या ये प्रीपेड रेंट, क्योंकि वो अगले साल एक्सपेंस होगा, वो अगले साल से मैच करेंगे हम उस एक्सपेंस को, क्योंकि वो अगले साल के 3 महीने हम के रेंटल से रिलेटेड है ना, वो क्लियर हो रही है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हुए हम इस बात तक पहुंचे कि अगर मेरा कोई नॉन करंट एसेट मैं खरीदता हूं, ठीक है, वो नॉन करंट एसेट है इतने अरसे चलने वाला, मिसाल के तौर पे कोई मोटर व्हीकल है जो कि 5 साल चलने वाली है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, 5 साल, 5 अकाउंटिंग पीरियड बराबर है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ओके, 2 3 4 और चलो गुड, करीब करीब आया, 5 हमारे अकाउंटिंग पीरियड तक ये चलने वाला है एसेट, सही जी। अब मुझे बताओ कि मेरे पास उसको यूज करने का जो टाइम पीरियड है 5 साल में डिवाइड होना चाहिए ना उस एसेट की कॉस्ट। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोटर व्हीकल मैंने अगर लिया मिसाल के तौर पर $20,000 की मोटर व्हीकल ली है, तो पहले साल ही इसको पूरे अगर मैं एक्सपेंस कर दूं 20,000 का $20,000, तो अनफेयर हो जाएगा ना। 5 साल में डिवाइड करनी है मुझे उसे, तो मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, और डिवाइड बाय 5 भी नहीं होती, एक और बात सुन लो, डिवाइड बाय 5 तो होगी, डिवाइडेड बाय 5 तो होगी, लेकिन उसमें भी पहले $20,000 पूरा नहीं होगा। आप ये सोचेंगे 5वें साल के आखिर में भी क्या कुछ वैल्यू बच जाएगी, हाँ यार, एक मोटर व्हीकल है, 5 साल बाद भले उसका कवड़ा हो जाए, कमर्शियली चल रही है, जाहिर है बहुत रन होते हैं कमर्शियली, आप कोई पिक एंड ड्रॉप वाली सुजुकी या कोई भी ट्रांसपोर्ट के कोई भी व्हीकल है अगर वो चला रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू 5 साल में तो खत्म ही हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तो वैल्यू होगी, तो वो कितने तक स्क्रैप वैल्यू में भी बिकेगा, तो पता कितने तक है, तो पता चला $4,000 तक तो बिक ही सकता है, या $5,000 तक उसके दाम आ ही जाएंगे, कितना आ जाएंगे, $5,000 तक तो आ ही जाएंगे ना। तो 5 साल बाद भी इतने पैसे तो मिलने, तो वो तो माइनस कर दो, बचे कितने, $15,000 का डिवाइड बाय 5 करो, तो इसका मतलब हर साल आपका एक्सपेंस कितना मैच करोगे, $3,000 का। अच्छा, ये वाला एक्सपेंस क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है ना। हर साल $3,000 से आप अपनी मोटर व्हीकल को एक्सपेंस कर रहे हो, किस नाम से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट, सही। और फिर जब ये 5 साल गुजर जाएंगे, तो एक तरह से आपकी जो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई ना, वो $15,000 हो गई, 5 साल की टोटल मिला के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, $15,000, जबकि आपकी बुक्स में नॉन करंट एसेट खड़ा है $20,000 का। तो उस $20,000 से जब $15,000 माइनस होंगे, तो 5वें साल की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें आपके एसेट की जो नेट बुक वैल्यू आ रही होगी वो होगी $5,000, कि आपका एसेट $5,000 का बचा, और ये वो वही वैल्यू है जो हमारे तहत स्क्रैप वैल्यू हमने रखी थी, जो स्क्रैप वैल्यू सोची थी, ठीक है ना। अब इसको बेचने का वक्त आ गया, इसको जब बेचेंगे तो हो सकता है इस $5,000 से 4 पैसे ऊपर मिले, 4 पैसे कम मिले, वो फिर बात की कहानी है, लेकिन कम से कम हमने एक एस्टिमेट तो रखा ना कि हर साल हम $3,000 कंज्यूम कर रहे थे, सही। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई चीज आपने अगर लंबे अरसे के लिए लिए, तो उसका जितना अरसा आप यूज करो उतने अरसे से उसका एक्सपेंस मैच करो, सही। इस बात पे चलते हुए, इस मैचिंग कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हमने जो है इसको अलग किया, इसको हमने कहा कि भाई जब मैचिंग कॉन्सेप्ट का अगर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है ना अकाउंटिंग में, तो इसका मतलब हमें फिर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमारे लॉन्ग रन चलेंगे, ग्रेटर देन 12 मंथ चलेंगे, जो हमें बेनिफिट क्या देंगे,
12 महीने से ज्यादा का, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा बेनिफिट देने वाले अगर कोई भी खर्च है ना, तो उनको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट करूंगा, मतलब नॉन करंट एसेट के तौर पर ट्रीट करूंगा। और उसमें से जितना हिस्सा उन 12 महीने में इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ उसको एक्सपेंस करूंगा। जबकि रनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस है, ये जब हुए उसी वक्त से ताल्लुक रखते थे। अब बिजली का बिल आया किसी एक महीने का, तो अब ये जो 12 महीने तो दूर की बात, एक महीने का ही बिल है, तो 5 महीने का बिल हो, 10 महीने का बिल हो, या 12 महीने का ही बिल हो, 12 महीने का भी बिल है तो एक साल में खत्म हो रहा है ना, और हमारी अकाउंटिंग भी पूरे साल की हो रही है, तो उसी साल में पूरा खत्म हो गई एक चीज, जो चीज उसी साल खत्म कंज्यूम हो रही है, तो उस पूरे के पूरे एक्सपेंस को उसी साल का एक्सपेंस गिनो, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंस गिनो, या आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। इसका ये फर्क करना जरूरी है, क्योंकि इसका फर्क करने से क्या होता है, हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के फिगर्स चेंज हो जाते हैं। अगर मैं ये फर्क ना करता तो 5,11,000 इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाता, और 5,11,000 एक्सपेंस होने से क्या होता, प्रॉफिट मेरा बहुत कम आ जाता, या शायद लॉस हो जाता। लेकिन इनको अलग करने से क्या फायदा हुआ, इनको अलग करने से ये फायदा हुआ कि 11,000 ये वाला हमारी बैलेंस हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बना, और इस 5 लाख में से एक छोटा सा हिस्सा हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बना, वो छोटा सा हिस्सा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से एक्सपेंस बना, और लेट सपोज वो $50,000 बना, ठीक है, ये $50,000 इसमें से एक्सपेंस बना डेप्रिसिएशन की बात, तो $50,000 प्लस ये $11,000, ये दो अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिने इस साल के, तो मेरा $61,000 का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। और $61,000 के एक्सपेंस को की जगह अगर मैं $5,11,000 का एक्सपेंस करता, तो प्रॉफिट में कितना फर्क आ जाता। और ये तरीका नहीं है सही, ये बेहतर तरीका, यही तरीका सही है कि आप जिस अकाउंटिंग पीरियड का जो एक्सपेंस है बस उतना ही एक्सपेंस डालें, और बाकी जितना कोई चीज बाद में भी इस्तेमाल हो रही है तो उसका बाकी अमाउंट जो है वो बाद में एक्सपेंस करना जरूरी। $61,000 अगर मैंने एक्सपेंस बना किया, तो लेट सपोज मेरी सेल और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट लेट सपोज हुआ था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था लेट सपोज $1,00,000 का, $1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, उसमें से $61,000 माइनस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की मद में, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा, $39,000, सही है। तो कुछ प्रॉफिट बचा ना, और ये $39,000 क्या होगा, कैपिटल में आके ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल साइड भारी हो गई, $39,000 बढ़ गया कैपिटल साइड में, और बैलेंस शीट की डेबिट साइड के, बैलेंस शीट के एसेट वाली साइड में ये 5 लाख का एसेट भी चला जाएगा, 5 लाख का नहीं जाएगा, 5 लाख में से 50,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस होंगे, तो 4,50,000 चला जाएगा एसेट वाली, नॉन करेंट एसेट वाली साइड में, सही। लेकिन अगर ऐसा ना करते, अगर हम 61,000 की जगह हम 5,11,000 का एक्सपेंस बनाते, पूरे 5,11,000 को एक्सपेंस बना देते, तो फिर जो मेरा $1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 5,11,000 माइनस होता तो ये 4,11,000 का लॉस आता, और 4,11,000 का लॉस मेरे कैपिटल का कोई भी जो अमाउंट था ना उसमें से माइनस होता। कहां तो हम 39,000 ऐड करना चाहिए था हमने, लेकिन गलत ट्रीटमेंट की वजह से 4,11,000 लेस कर रहे। हमने क्या गलत ट्रीटमेंट किया, हमने पूरे 5,11,000 को जो है ऑपरेशनल एक्सपेंस गिन लिया। हमने देखा नहीं कि यार 5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उस 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ऑपरेशनल एक्सपेंस है, हमने पूरा 5 लाख को ऑपरेशनल एक्सपेंस बना दिया, और प्लस हमारे 11,000 के दीगर और दूसरे खर्चे तो उनको भी ऑपरेशनल एक्सपेंस बना हुआ था। तो 5,11,000 का अगर ऑपरेशनल एक्सपेंस करते तो लॉस मेरा आ रहा है कितना, 4,11,000, और लॉस मेरे कैपिटल को कम कर देगा, तो एक तरफ लॉस 4,11,000 से कम होगा, और दूसरी तरफ मेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कोई एसेट ही नहीं गया, क्योंकि हमने एसेट बनाया ही नहीं ना, 5 लाख की चीज तो उसको तो एक्सपेंस कर दिया हमने। तो नॉन करंट एसेट में हमारे पास कोई मोटर व्हीकल, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी शो ही नहीं हो रही, तो पूरी एक्सपेंस कर दिया आपने। हालांकि वो अगले साल प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल होने वाला है, उसके अगले साल भी इस्तेमाल होगा, उसके अगले साल 10 साल तक इस्तेमाल होना था वो प्लांट एंड मशीनरी को। एक चीज जो साल साल इस्तेमाल हो रही है हमारे नॉन करंट एसेट पर शो होनी चाहिए थी ना यार, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसको सारा एक्सपेंस कर दिया। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इस गलती से बचने के लिए हमने कैटेगराइज किया अपने एक्सपेंडिचर को कि साल से ऊपर चलने वाले खर्चे, जो साल से ज्यादा बेनिफिट दे, इस तरह की चीज पे कोई खर्चा हो तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इस तरह का कोई खर्चा जो विद इन द ईयर ही खर्चा हुआ और विद इन द ईयर ही कंज्यूम हो गया, वो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्लियर हो रही है। इस बात को समझते हुए वो अपने टॉपिक का स्टार्ट लेने लगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, ये हमारा यूनिट 4 का पहला हेड है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स की, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है, इनकी डेफिनेशन देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे है, वो कॉस्ट है हमारी
जो कि इनकर करता है बिजनेस, जो कि कॉस्ट पे करता है बिजनेस फॉर एक्वायरिंग, इंप्रूविंग और एक्सटेंडिंग, खरीदने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसी लॉन्ग टर्म एसेट को, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट मतलब नॉन करंट एसेट को, किसी नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इसमें सिर्फ खरीदना नहीं बोला, सिर्फ एक्वायरिंग नहीं बोला, इंप्रूविंग और एक्सटेंडिंग भी बोला है, ये मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। और क्यों ये लॉन्ग टर्म चलेगा, और ये लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा, मतलब इससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक साल से ज्यादा, सालों साल हमें जो है इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस चीज से सालों साल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो चीज जब खरीदा है, उस चीज को खरीदा, तो उस चीज के खरीद का जो भी प्राइस हमने पे किया है, उस प्राइस को हम ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। ये सालों साल चलने वाली चीज है, इस समय सालों साल जना सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स तक, कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक इसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर कॉस्ट्स इनकर्ड, वो कॉस्ट जो कि हमारी डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए की जाती है, सही है। ये डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे लिए नेसेसरी होते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को चला सके, मेंटेन कर सके, बिजनेस रन हो सके, क्लियर है। तो मोटर व्हीकल जो खरीदी, मोटर व्हीकल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस मोटर व्हीकल में जो फ्यूल डालना है उसको चलाने के लिए, वो फ्यूल क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उसको चलाने के लिए जरूरी है। और मोटर व्हीकल खुद जो आई है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ साल है हमारे पास, कई सालों तक चलेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी हुई, नीचे भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, ऊपर भी कुछ मिसाल लिखी हुई है। परचेजिंग अ न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग खरीदी। कल तक इसको नॉन करंट एसेट कह रहे थे ना, इसको नॉन करंट एसेट ही कहना, बस जहन में पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। ये बड़ा खर्चा है हमारा। बाइंग मशीनरी, या फिर मेकिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग एसेट, इससे मुराद क्या है, अब समझना। ये वाली बात को भी एक मिनट के लिए मैं पॉज करके, पहले ये तो समझिए ना, बिल्डिंग नहीं खरीद लो, गाड़ी नहीं खरीद लो, प्लांट एंड मशीनरी नया खरीद लो जो सालों साल चलने वाला है, तो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, उसको इंप्रूव करने वाली बात मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, रूटीन की जो रिपेयर्स है या मेंटेनेंस है, कि हमारा जो हमने खरीदी है मोटर व्हीकल वो साफ सुथरी रहे, उसका ऑयल चेंज होता रहे, उसमें पेट्रोल डलता रहे, यू नो, उसका टायर पंचर हो तो पंचर रिपेयर हो जाए, ये सारे रनिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या है, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह एम्प्लॉइज को जो सैलरीज दे रहे हैं महाना, यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं महाना, रेंट दे रहे हैं महाना, ये सारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्लियर है। ये हमारी रेगुलर रोजमर्रा वाली कॉस्ट है। इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है कि इनको टिपिकली, मतलब आमतौर पे इनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। आमतौर पे हटा दो, मतलब बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करते हैं। इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और इनको डेप्रिशिएट करते हैं। इनका कौन सा वाला हिस्सा इनकम स्टेटमेंट में जाता है, जो हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है ना, जितना जितना, बस वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। जबकि एसेट पूरे का पूरे अपनी वैल्यू से कहां रहता है, बैलेंस शीट के अंदर रहता है। उसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है, जितने का खरीदा था, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होकर नेट बुक वैल्यू लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, क्लियर। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे, वो सारे एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्लियर हो रही है यहां तक। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि बाइंग मशीनरी तो समझ में आता है कि मशीनरी बाय करने का कोई खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी को इंप्रूव करने का खर्चा, वो भी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एक बात समझने वाली है। मतलब अगर मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदी, लेट्स सपोज, तो क्या है हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने मोटर व्हीकल खरीदी, वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस मोटर व्हीकल में मैंने फ्यूल डलवाई उसको रनिंग करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। उस मोटर व्हीकल पे कोई भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है, वो क्या है, मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। तो सबसे पहले तमाम वो खर्चे समझ जाना कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी चीज को उसकी यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, सही। अब मिसाल के तौर पे ये 1300 सीसी की मोटर व्हीकल है, सही, वो खरीदी मैंने, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें फ्यूल डलवाई, वो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी नहीं, उसको यूज करने के लिए जरूरी है। यूजेबल कंडीशन में आ चुकी है एक चीज, अब आप पेट्रोल डालें और चलाएं। यूजेबल कंडीशन में आने तक तमाम खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं।
मतलब मोटर व्हीकल अगर मैंने खरीदी 1300 सीसी की मोटर व्हीकल मैंने खरीदी है $20,000 में, लेकिन वो मोटर व्हीकल अभी जापान में खड़ी है, मुझे पाकिस्तान में यूज करनी है, तो जापान से यहाँ आने के जो फ्रेट चार्जेस लगेंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जनाब, हमारे वो भी कैपिटलाइज करेंगे हम इसकी कॉस्ट के अंदर, ठीक है। फ्रेट चार्जेस लगे जो जिस भी पानी के जहाज में वो आई हमारे पास, मिसाल के तौर पर $1,000, सही। अब कस्टम्स ड्यूटी पे करना मुझे जरूरी है ताकि कस्टम से क्लियर हो। कस्टम्स क्या होती है, जो इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट वो आपको यूज नहीं करने देती, वो रोक लेती है। इंपोर्ट के वक्त पोर्ट के ऊपर खड़ी है आपकी गाड़ी, कंटेनर आ गया, उसमें गाड़ी उतरी, पोर्ट पे खड़ी है, अभी आप लेके नहीं जा सकते जब तक आप उसकी ड्यूटी पे ना करें। तो वो गाड़ी 1300 सीसी की गाड़ी जो भी जिस मॉडल की भी थी, कोई वैन थी लेट्स सपोज, तो उसकी कस्टम्स ड्यूटी, लेट्स सपोज पाकिस्तान में ड्यूटीज बहुत होती है, ठीक है, लेट्स सपोज कस्टम्स ड्यूटी $15,000 थी, ये आपके हुई कस्टम ड्यूटी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अभी वो वैन आपके बिजनेस, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बहुत सारी वैन है, एक और वैन आपने बाहर से मंगवाई तो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, क्लियर। और अभी उस वैन के अंदर आपने अपने जो भी आपका जहां पर पार्किंग आपका पूरा बना हुआ है, जहां पर सारी खड़ी होती है, ठीक है, पूरा गैरेज बना हुआ है जहां पर सारी वैन खड़ी होती है, कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद वहां तक वैन लाने के लिए भी जो खर्चे कर रहे हो आप, वो सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में शुमार होंगे। तो मतलब अगर वो फ्यूल डाला है कि जो यहाँ पर एक फ्यूल कॉस्ट यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि अभी यूजेबल कंडीशन में आई नहीं है, जब आपके पास आगे खड़ी हो जाएगी आप उसको टेस्ट रन वगैरह सब कर लोगे, टेस्ट रन वगैरह होके ओके हो गई कि हाँ ये चलने के लायक है हमारे बिजनेस में, अच्छी क्वालिटी की वैन है, सब एसी वैसी सब चल रहा है, टेस्ट रन करके टेस्ट ड्राइव करके देखिए अब चलने के लायक है, अब जो उसमें फ्यूल डलेगा वो आपके बिजनेस का पार्ट बन गया, वो बिजनेस में ऑपरेशन शुरू हो गए। तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले पहले तक क्या है, तमाम एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो वाली फ्यूल कॉस्ट अगर ऑपरेशन से पहले है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। या किसी किस्म का टेस्ट रन के कोई भी खर्चे वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होती, सही। तो लेट्स सपोज इसमें तकरीबन आपका $1,000 और लग गया, तो आपका टोटल मोटर व्हीकल $20,000 का नहीं पड़ा, बल्कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे मिला लो, वो जाके आपकी बनी मोटर व्हीकल की एक कॉस्ट। ये सारे अमाउंट आप मोटर व्हीकल की कॉस्ट पे कैपिटलाइज करोगे, 17,000 कैपिटलाइज किया तो 20,000 में तो 37,000 में, ये हुई आपकी मोटर व्हीकल इतने से डेबिट, ठीक है ना, मोटर व्हीकल बोलो या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी बोलना चाहना, डेबिट। और इसके बदले पैसा गया है, नहीं गया है, या कैश गया है थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक की वजह से, कुछ बैंक के थ्रू चला गया, कुछ हमारा कैश के थ्रू गया $1,000, और कुछ हमारा अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। और अब डुअल एस्पेक्ट में रहते हुए सारा काम कर रहे हैं, अब हम बार बार डे बुक्स पूरी नहीं सोचेंगे, अगर इसका एक दफा डे बुक्स का ब्रेकअप बता दो क्या होगा, ये होगी मोटर व्हीकल 30,000 से डेबिट बैंक क्रेडिट, मतलब कैश बुक में बैंक के कॉलम में 30,000 लिखेंगे, मोटर व्हीकल लिख देंगे, फिर दोबारा कैश बुक के अंदर कैश के कॉलम में 1,000 लिखेंगे और मोटर व्हीकल लिख देंगे, और बाकी जनरल के अंदर मोटर व्हीकल डेबिट करेंगे 6,000 से और अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। आपको क्यों भाई एक मोटर व्हीकल को 3 मोटर व्हीकल में क्यों तोड़ दिया भाई, जाके तोड़ थोड़ी रहा उसको, हमारे एंट्रीज तोड़ रहे खाली, वो बाद में मोटर व्हीकल के अकाउंट में जमा हो जाएंगे सारे, क्लियर है पारल। लेकिन अब इसको डुअल एस्पेक्ट के तौर पर सोचो तो इस तरह सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, हाँ ये हमारी एंट्री बनेगी, इसका मतलब हमारे टी अकाउंट में हमारी मोटर व्हीकल कितने की खड़ी है, 37,000 की, और फिर हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अगर आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी है कि जब भी खरीदी हो, जिस साल खरीदी पूरे साल की डेप्रिशिएट करोगे, तो 37,000 के पूरे साल डेप्रिशिएट कर लेंगे। और डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हो, मेथड्स हैं अलग अलग, मैं ईयर्स वाला मेथड तो बता दिया, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो। एक मेथड होता है परसेंटेज वाला, क्या आपने क्या हर साल मेरी मोटर व्हीकल 20% से डेप्रिशिएट होगी, तो बस 20% निकाल लो इसका, 37,000 का 20% क्या होता है, 3700 प्लस 3700, इट्स लाइक 7,400, 7,400 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। 7,400 से, और फिर क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा, और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, छोटा सा पीस दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट का नॉन करेंट साइड पे कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें, मोटर व्हीकल नजर आएगा 37,000 का, ठीक, और उसमें से 7,400 माइनस होते हुए नजर आएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके, मोटर व्हीकल के उसके नाम से, ठीक है। तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 29,600, ये मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद, माइनस होने के बाद वाली वैल्यू, ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू कहलाती है। लेकिन इस तरह से हर दफा ये कुछ ना कुछ माइनस होती रहेगी, और उसके बाद जो भी हमारा
नेट बुक वैल्यू निकलती है, हर दफा चेंज होती रहेगी नेट बुक वैल्यू बार। तो ये आपको मैंने ट्रीटमेंट एक बता दी क्या होने वाली मोटर व्हीकल की। अब दोबारा जरा ऊपर आते हैं, हम उस मोटर व्हीकल में पूरे साल जो फ्यूल डलवा रहे हैं वो क्या है हमारा, वो रेवेन्यू, उसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डालेंगे, फ्यूल कॉस्ट में डालेंगे, क्योंकि वो ऑपरेशन के दौरान उसका पंचर बन रहा है, तो क्या है, रिपेयर है, एक तरह के रिपेयर एक्सपेंस है। अब कोई, मैं कहूँ कि मोटर व्हीकल में किसी किस्म का इंप्रूवमेंट लाते हैं अगर हम, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इसके लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। मोटर व्हीकल में किसी किस्म का इंप्रूवमेंट लाते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो भी मोटर व्हीकल के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोबारा होगा ना, तो उसकी एंट्री में हम मोटर व्हीकल में ही कैपिटलाइज करेंगे उस एक्सपेंस को। मिसाल के तौर पर अगर वो बोलता है कि फ्यूल डलवाई $3000, बहुत ज्यादा हो गया, फ्यूल डलवाई $300 की, तो आपको पता है फ्यूल डलवाई है रोजमर्रा डलेगी, ये फर्स्ट टाइम डलाई हुई फ्यूल थोड़ी है जो टेस्ट रन के और डलवाई थी, ये तो बिजनेस चल रहा है, उस दौरान फ्यूल डलवाई तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। फिर एक और ट्रांजेक्शन आई, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करा मोटर व्हीकल का, आपने कहा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर आपको पता चला कि मोटर व्हीकल का इंजन चेंज कराया, 1300 सीसी हटा के 1600 सीसी डलवा दिया। आपने कहा यार अब ये जो 1300 सीसी हटा के 1600 सीसी का इंजन डलवा दिया, जिसमें मेरे सर पे जो खर्चा ना, मैंने इंजन दिया और दूसरा इंजन लिया और ऊपर से मिसाल के तौर पे $1000 चले गए, तो आप उससे करोगे मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट $1000 से, आप उसको रिपेयर एक्सपेंस में मत डाल देना। समझ आ रही है? क्योंकि आपने मॉडिफाई करा दिया, आपने इंप्रूव करा, जो नॉन करंट आपके पास एसेट था उससे ज्यादा बेहतर कर दिया उस एसेट को। तो किसी चीज को अगर इंप्रूव कर रहे हैं उसकी करंट पोजीशन से, सही है, उसकी करंट पोजीशन से उसको इंप्रूव कर रहे हो, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग के मेंटेनेंस हो रही है, हर साल मेंटेनेंस होती है, सफाई होती है, सफाई सुथराई होती है, कलर होता है, थोड़ा बहुत पैच वर्क हो जाता है, हल्का फुल्का भी कलर हो रहा है, ये सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऑपरेशन। लेकिन बिल्डिंग में एक फ्लोर और खड़ा कर दिया, वो आपने एक्सटेंड किया उसको, वो क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही। इसी तरह बिल्डिंग बन गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें पेंट करवा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम पेंट करा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत टचअप्स लगते रहते हैं, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला की मद में अगर बिल्डिंग में कुछ भी करवा रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है। अब आप इस बात को समझना गौर से, जो मैं बताने लगा, अक्सर ये लाइनों का सहारा लेता हूँ कुछ चीज समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे ग्रेड लाइन है, ठीक है, इनफैक्ट ये लाइन नहीं है, मैं, आप इसको अज्यूम करें कि हमारे, हमने कोई एसेट खरीदा है, उसकी वर्थ है, ये एक एसेट खरीदा है जो हमें हमें मिला भी, मिसाल के तौर पे इतने का मिला था वो एसेट। गाड़ी की मिसाल लेता हूँ, जो गाड़ी की मिसाल चली थी उसकी मिसाल लेता हूँ। वो गाड़ी हमने कुछ ली थी $20,000 की, सही ना, समझे, $20,000 की गाड़ी ली थी वो, 20K। फिर उसमें कुछ है ना, उसको लाने में कुछ खर्चा हुआ, ड्यूटी देने में खर्चा हुआ, करते करते $37,000 की गाड़ी पड़ी वो, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है, मैं आपसे पूछूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो मैं करवाता हूँ गाड़ी के, वो क्या गाड़ी को इंप्रूव नहीं करते? इस सवाल के जवाब दो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराता हूं जब मैं, तो वो किसी चीज को इंप्रूव नहीं करते क्या? किसी खराब चीज को वापस सही करते हैं, करीब आंसर तो एग्जैक्ट ये जुमला सही नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पता है क्या करते हैं? ये 37,000 की वैल्यू वाली चीज थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस में डाउन होने लगी ना, तो उसको दोबारा वहीं पर लाके खड़ा करते हैं जो उसकी ऑप्टिमल पोजीशन थी, उससे ऊपर नहीं लेके चले आते। गाड़ी का अगर टायर पंचर हो गया तो वैल्यू डाउन, मतलब उसकी यूसेज कम हो गया ना, उसकी यूटिलिटी कम हो गई, तो पंचर रिपेयर करने से दोबारा वो अपनी यूजेबल कंडीशन में आ गई। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैंने उस गाड़ी के अंदर कोई जो टायर्स थे वो चेंज करके एकदम खतरनाक नस्ल वाले ऐसे लगवा दी कि अब वो खराब ही नहीं होंगे टायर, तो अब मैंने उसकी जो यूटिलिटी थी उससे ऊपर ले गया, इंप्रूव कर दिया, दोबारा वहीं तक लेके आना जहां पर वो थी। ऐसे जो भी खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उससे ऊपर ले गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल वैसे ही कि इंजन का मैं ऑयल चेंज करा रहा हूं बार बार, तो इंजन दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस करा, लेकिन इंजन चेंज करा के 1300 सीसी इंजन लगा रहा हूं तब भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने एक्सटेंड थोड़ी कर दिया। लेकिन अगर 1600 सीसी इंजन लगा रहा हूं तो मेरी गाड़ी की जितनी औकात थी उससे बढ़ गई अब औकात, अब और पावरफुल हो गई, तो ये मॉडिफाई करने में आ गया। मॉडिफाई जो उस चीज को ऐड कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिल्डिंग में फ्लोर खड़ा कर दिया, तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
ठीक है, तो अगर मैंने कोई इंजन ऐड करा दिया तो उसकी एंट्री बननी है मोटर व्हीकल डेबिट। इंजन डेबिट नहीं लिखोगे, मोटर व्हीकल का इंजन डेबिट हुआ तो आप मोटर व्हीकल की वर्थ बढ़ा रहे हो ना, तो उसको आप रिपेयर एक्सपेंस डेबिट मत बोलना, वो आप उसको मोटर व्हीकल डेबिट बोलोगे कि आपने $1000 देके इंजन और अच्छा लगवा दिया, तो $1000 से मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा, सही है। लेकिन अगर आपने इंजन नहीं चेंज कराया था बल्कि आपने रिपेयर्स कराए थे, बस रिपेयर्स हुए थे, गाड़ी थोड़ी सी और इतनी बड़ी नहीं होती कॉस्ट रिपेयर्स वगैरह की, थोड़ी छोटी होती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा फिगर्स भी चेंज कर रहा हूँ, चलो $600 कर लो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराए गाड़ी के अच्छी तरह से, तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उस पर टचअप्स करा दिए, कहीं कहीं से रंग उखड़ गया था, बम्पर सेट करा, सब ये जो है मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं लिख नहीं रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से, ये तो मेरे समझने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसको उस नॉन करंट एसेट के नाम से डेबिट करूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो उसको एक्सपेंसेस में फेंकने के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इन नामों से डेबिट करूंगा। क्लियर हो रही? इसी को लेकर आपकी एक एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले मैं आपको ये कुछ कराना चाहता हूँ, एक सवाल नुमाई है, ये हमारे पास लिस्ट है तमाम, एक छोटा सा सवाल अज्यूम कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। एक मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बाहर से खरीदा, कहीं जर्मनी से खरीदा, तो कितने का पड़ा? 5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करूंगा 5 लाख से, बैंक क्रेडिट करूंगा, लेकिन मैं अलग अलग नहीं करूंगा, बार बार प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बार बार नहीं करूंगा, मैं एक दफा ही निकाल लेता हूं प्लांट एंड मशीनरी टोटल पड़ा कितने का, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज जो करनी है ना सारी कॉस्ट, वो कौन कौन सी इसमें? फ्रेट चार्जेस होते हैं, जिस शिप में आपके प्लांट एंड मशीनरी आया, वो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी आपकी फैक्ट्री में जब आएगा तब आप यूज करोगे ना प्लांट एंड मशीनरी को, तो इसको भी मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फिर वो फ्रेट से तो पानी के जहाज से तो उतरा हमारे पोर्ट के ऊपर, फिर पोर्ट से कस्टम ड्यूटी पे की हमने, उस प्लांट एंड मशीनरी को क्लियर कराया कस्टम ड्यूटी से, फिर हमारे बिजनेस में आएगा, कस्टम ड्यूटी $25,000 पे की, वो भी ऐड करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, राइट। फिर उस प्लांट एंड मशीनरी आ तो गया, लेकिन पुर्जे खुले हुए सारे, जिन ट्रकों में हम मतलब माल, अच्छा कस्टम ड्यूटी के बाद अपने फैक्ट्री तक भी तो लेके आना है ना, तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगानी थी, फ्रेट तो पानी के जहाज में आया था ना, लेकिन फैक्ट्री तक भी तो आना है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी भी लगानी थी, चलो मैंने लगाई नहीं है, अगर होती तो प्लस करता हूँ कि मेरे डोर स्टेप तक तो आ रहा है ना, वो भी जरूरी था उसको लाना, लेकिन वो डोर स्टेप पे आ गया, भी पुर्जे सारे खुले हुए, उसको इंस्टॉलेशन भी तो करानी है, तो किसी इंजीनियर को बुलाया, डेस्कॉन एक कंपनी है, उसके इंजीनियर्स को बुला लिया, कहा कि ये हमारा प्लांट एंड मशीन जो है ना फिट करके दो, तो उन्होंने मैनुअल्स वगैरह के हिसाब से प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करके दिया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। और फिर अब आप कहोगे अब तो ये शुरू हो गया, प्लांट मशीनरी चालू हो गया, लेट्स सपोज वो कपड़े को जो है ना वो धागे से कपड़ा बनाने के रोल वो थे, वीविंग मशीन थी, तो अब आप उसको टेस्ट रन कर रहे हो, टेस्ट रन ऑपरेशन में काउंट नहीं होता, जब आप बिजनेस कोर ऑपरेशन में लाने से पहले एक दफा टेस्ट रन भी तो करोगे ना, तो टेस्ट रन में भी जो खर्चा वो सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही शुमार होता है, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, कितना? 5,10,000, 5,35,000, 5,40,000 और 541,000, ये मेरा 541,000 से आपका प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा 541,000 से, और उसके बदले बैंक, लेट सपोज हर स्टेज पर आप बैंक से पैसे दिए जा रहे हैं। क्लियर हो गई? तो ये पूरे का पूरा कहां चला जाएगा? मेरे पास बैलेंस शीट में जाएगा, ये नॉन करंट एसेट है। ऑल्दो ये 541,000 में से एक अमाउंट माइनस होगी जरूर, वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन इस प्लांट मशीनरी का एक छोटा सा पीस कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर हुई? क्लियर हो गई? और अगर ये कोई इंटेंजिबल एसेट होता तो वो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, फॉर एग्जांपल इसकी जगह मैं परचेज कॉस्ट, इसकी जगह प्लांट मशीनरी जगह एक सॉफ्टवेयर सोच सकता था, ठीक, मैंने सॉफ्टवेयर जना बनवाया, $5 लाख का पड़ा, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को फिर टेस्ट रन वगैरह करवाया, सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट है ना $10,000 आई, फिर उसको टेस्ट रन करवाया सॉफ्टवेयर $2,000 का तमाम ब्रांचेस में, तो तकरीबन $5,12,000 का मुझे सॉफ्टवेयर पड़ा, तो सॉफ्टवेयर डेबिट $5,12,000 से, बैंक क्रेडिट $5,12,000 से, और फिर वो सॉफ्टवेयर का हमने एस्टिमेट किया कि हर साल 20% से एमोर्टाइज होगा, तो 5,12,000 का 20% जो है मेरा, जो भी अमाउंट निकलता वो मेरा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस उस अमाउंट से डेबिट होता, अलाउंस फॉर एमोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर क्रेडिट होता, और नॉन हमारी बैलेंस शीट के अंदर 5,12,000 का जो मेरे पास सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होता बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट्स में, उसमें से इसका जो एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन है माइनस होकर नेट बुक वैल्यू निकलती सॉफ्टवेयर की। सो फार क्लियर? अच्छा जी,
इतनी बात को लेकर अब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है। परचेज कॉस्ट हो सकती है, किसी किस्म के डिलीवरी एक्सपेंसेस, जो चीज खरीदी है आपने उसको अपने डोर स्टेप तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस है। लीगल चार्जेस, उसको यूज करने के लिए आपको कोई भी लीगल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ी है, या हो सकता है लाइसेंस बनता हो, ये चीज आपने ले तो ली है लेकिन आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। एक क्योंकि एक लेट्स सपोज कोई 3D प्रिंटर है, और 3D प्रिंटर उस नौयत का है कि जिससे हम जो है ना कोई वेपन भी बना सकते हो। मेटल पिघले हुए वो मेटल को पिघला के कोई प्रोडक्ट बनाता है, अगर इस तरह का कोई वो है मशीन है, तो उससे तो आप औजार वो भी वेपन्स भी बना सकते हो ना फिर तो उसका फिर आपको लाइसेंस भी देना पड़ेगा, उस लाइसेंस के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसको या तो अपग्रेड करा रहे हो, किसी भी चीज को अपग्रेड का मैंने बताया ना, मॉडिफाई कराना, अपग्रेड कराना, इंप्रूव करना वाले तमाम खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किस तरह की, ऐसी रिप्लेसमेंट के 1300 सीसी का इंजन देके 1300 सीसी आया तो जो मेरा नॉन करंट एसेट था उसको वही लाके खड़ा कर दिया दोबारा मैंने, इंप्रूव थोड़ी किया। अगर 1300 सीसी का इंजन देके 1600 सीसी वाले लगा, दैट्स कॉल्ड इंप्रूवमेंट, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी, वो उसकी पावर बढ़ाएगा, वो उसकी लाइफ बढ़ाएगा, वो उससे उसके अंदर उस ऐसी गाड़ी में जिसमें भारी इंजन लगा हुआ है, तो उसको एक गाड़ी को जिसको मैं हर 2 घंटे बाद रोकना पड़ता था हीटअप हो जाती है, अभी वाली गाड़ी में ज्यादा देर तक चला सकता हूँ लगातार, तो मेरी जर्नी ज्यादा जल्दी मुकम्मल हो जाएगी, और ज्यादा जल्दी एक जर्नी मुकम्मल होगी तो एक दिन में ज्यादा दफा मैं जर्नी बैक एंड फोर्थ ले सकता हूँ, तो ज्यादा कमा सकता हूँ उसके साथ, सही ना। तो इंप्रूवमेंट भी एक एसेट है, लेकिन अगर दोबारा वही इतने खर्चा कराया कि अपना एसेट अपनी ही जगह पर आके खड़ा हो गया, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये चीज को उसकी जगह पर लाके वापस खड़ा करना, ठीक है। अच्छा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, रीपेंटिंग कर ली, क्योंकि वेयर एंड टेयर होने के बाद जो रीपेंटिंग होती है वो तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फर्स्ट टाइम पेंटिंग जो है वो तो कैपिटल होती है, लेकिन उसके बाद रीपेंटिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी किस्म का रिन्यूअल एक्सपेंस, रिन्यूअल का मतलब ये उसको उसी जगह पर लेके आ गए वापस, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसमें एक छोटा सा केस और जोड़ूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ करने के लिए। छोटा सा केस क्या जोड़ रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी आई पोर्ट के ऊपर, कस्टम क्लियरेंस वगैरह करा दी, वो सारे चार्जेस आपने दे दिए, वो क्या सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, और अब आप उसको अपने गैराज तक लेके आने के लिए जो फ्यूल डलवा रहे हो वो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही समझो, क्योंकि अपने गैराज से फिर ऑपरेशन शुरू करोगे ना। रास्ते में वो वैन आते आते कहीं ठुक गई, अब वो वैन थी आपकी $20,000 की, कस्टम ड्यूटी 15,000 दे दिए थे, और क्लियर हो गई $35,000 में। आपने बजाय इसके कि किसी और से मंगवाया था खुद लेके आने लगे, तो इसमें एक आध हजार, वो $1,000 तो बहुत हो जाता है, $100 का आपने फ्यूल डलवाया कि अभी अपने वहां तक तो ले जाओ, गैराज तक तो ले जाओ, $35,100 की अभी तक हो गई है। अभी वहां से निकली, रास्ते में ठुक गई, रास्ते में ठुक गई, तो $35,000 की चीज जो है वो ठुक गई गैराज आने से पहले, अब वहीं से बनवाने गए, $5,000 लग गए उसको बनवाने में। अब वो गैराज में आई दोबारा, अब वो पहली दफा गैराज में आई, अब यहां से उसका रनिंग स्टार्ट हुई, तो जो $5,000 जो गए वो क्या है, यूजेबल कंडीशन में आने से पहले का खर्चा है। वैल्यू थोड़ी बड़ी है, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी है समझना यहाँ पर कि यार ये तो, हाँ ये तो हमारा वो वाला डैमेज एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, भाई वो 5,000 मेरा रिपेयर्स एक्सपेंस के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर उस 5,000 को आपने स्पेंड कर दिया तो आप कह रहे हो कि मेरी गाड़ी तो 40,000 की हो गई, वाह, आप और खतरनाक ठोकते और 20,000 लगा दो तो आप कहते मेरी गाड़ी 55,000 की हो गई। क्लियर हो रही है बात, समझ आई ना। ये 40 की नहीं हुई है भाई, 35 की, बल्कि दरअसल तो उसकी 35 से भी गिर गई होगी वैल्यू, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट कार होती है ना, वो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन चलो उसको रिपेयर एंड एक्सपेंस में डाला, आपकी तो यही रही। क्लियर हो रही है बात, एक ऐसे ही छोटा सा पीस था ऐड करने के लिए। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको लाइन से 28 एक केसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सी है या आर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, ये डेफर्ड रेवेन्यू को छोड़ देना, डी आर को छोड़ देना, बस सी और आर की तरफ ध्यान देना, सी है या आर है। परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या है, सी, तो इस तरह से लाइन से आपको सब करना है, सही है। इसके आंसर यहां लिखे, 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये, लेकिन बाद में कुछ देख लो ये आपके एक साथ आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कि अगर हमने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट कर दी, जिसका मैंने आपको एक आइडिया दे भी दिया था, अगर मैंने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू गिन लिया, तो उससे क्या असर होगा, तो उसका असर यहाँ पर वाजे है
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये एक्सरसाइज कर लें, तो उसके बाद हम फिर वो क्लास कंटिन्यू करें। अच्छा, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें हो सकता है कुछ मुख्तलिफ आंसर्स हों, जैसे 16 है हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया, ये R/C लिखा है, ये R/C नहीं होगा, ये R ही होगा कि प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसकी मार्केटिंग है, सीधी सीधी मार्केटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 16 वाला। ठीक है, इसी तरीके से और किसके अंदर परचेज ऑफ न्यू टायर्स फॉर एन ओल्ड मोटर कार। अगर हमने ओल्ड मोटर कार खरीदी है और टायर लगवाए हैं, ठीक है, तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेशंस में लाने से पहले, लेकिन एक ऑपरेशंस में चल रही है मोटर कार पहले से और उसमें टायर डाले नए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि न्यूली परचेज मोटर कार, एक न्यूली परचेज की है, कोई सेकंड हैंड मोटर कार अभी अभी खरीदी है और उसको ऑपरेशंस में लाने से पहले नए टायर डाले। अगर ये लिखा होता तो ऑपरेशंस में आने से पहले के एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा होता, वो फिर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन यहाँ पर एक मतलब वाज़ह है कि एक ओल्ड मोटर कार, पुरानी चल रही व्हीकल, उसके सब टायर्स खरीदे, तो ये टायर्स खरीदने से एक टायर ना पंचर होते 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 फिर एकदम खत्म हो जाता है टायर, फिर उसको दोबारा से मतलब दूसरा टायर लेना पड़ता है, वो दूसरा टायर उसको उसी वैल्यू पे दोबारा लेके आ रही चीज को। क्लियर है? ये ऐसा ही है जैसे 1300 सीसी इंजन कार है, चलते इंजन इतना वेट डाउन हो गया कि दोबारा से इंजन गया 1300 सीसी गया, तो दोबारा उसको उसी परफॉर्मेंस पे लेके आने के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस मॉडिफाई ऐसा थोड़ी कि टायर ये कोई बाहर निकला हुआ गाड़ी से कोई एक्सटेंड कर दिया टायर मैंने, या 4 टायर वाली वो व्हीकल के अंदर 6 टायर लगा दिए तब जाके फिर, हाँ, या फिर 4 टायर वाली व्हीकल है उसमें 5वां या 6ठा स्पेयर व्हील खरीद लिया उसके लिए, वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता कि वी एडिड समथिंग ऑन टॉप। लेकिन ये बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं, इतने का काम नहीं है। और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ इनकरेक्ट ट्रीटमेंट। अगर हमने गलती से किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, तो ट्रीटमेंट में क्या मसला होगा? मिसाल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम है, उसको अगर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, तो पूरे का पूरा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था नॉन करंट एसेट, वो एक्सपेंस में चला जाएगा, जिससे उस साल का प्रॉफिट बहुत ही कम आएगा। इसके अलावा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने इनकम स्टेटमेंट में फेंक दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के, तो फिर बैलेंस शीट में वो नॉन करंट एसेट की जगह पर भी नहीं आएगा। तो एक ऐसा एसेट जो एसेट में आना चाहिए था, जो कि हम यूज करेंगे सालों सालों, उसको पूरे का पूरा आप एक्सपेंस आउट कर दोगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगी, राइट? समथिंग लाइक दैट हियर। इफ अ कंपनी ट्रीट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट्स प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो यकीनन इसमें कैपिटल भी आप समझ जाओ, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है ना, तो इसलिए देन इट्स प्रॉफिट एंड कैपिटल विल बी अंडरस्टेटेड। अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले आइटम को आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना दिया, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स और कैपिटल कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेंस में डाल दिया इतना बड़ा आइटम। एंड एसेट्स विल आल्सो बी अंडरस्टेटेड, और एसेट्स भी अंडरस्टेट हो जाएगी, जिसकी मिसाल यहां पर दी गई। जैसे कि एक मोटर व्हीकल $20,000 की परचेज की गई, ठीक है, अब हुआ क्या उसके साथ? एक मोटर व्हीकल है जो $20,000 की परचेज की गई, इसकी हमारी मोटर व्हीकल डेबिट होनी चाहिए इस 20,000 के अमाउंट से, और 20,000 से बैंक क्रेडिट होना चाहिए। तो बैंक तो आपने क्रेडिट कर दिया, चलो अपनी जगह पर है, पैसा तो गया जेब से। गलती से मोटर व्हीकल की जगह ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर आप डेबिट कर दोगे, तो आपने क्या कर दिया? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट को आपने एक्सपेंस बना दिया, आपने उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। तो क्या किया आपने? आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पहले तो सही ट्रीटमेंट देख लो, इस तरफ सही ट्रीटमेंट है। सही ट्रीटमेंट क्या होती? कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है, सपोज किया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा होता है। डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है मतलब क्या? यकीनन आपने उस मोटर व्हीकल को मोटर व्हीकल के तौर पे रखा हुआ है और उसकी डेप्रिसिएशन खाली माइनस की है। लेकिन गलती से मोटर व्हीकल को अगर आप पूरे का पूरा एक्सपेंस बना देते, और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप अगर उसको डेबिट कर देते ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से, हालांकि मोटर व्हीकल खरीदी है, एक दफा का सफर थोड़ी था वो, तो आपने गलती से लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस $20,000 का चला जाएगा। तो अगर $15,000 का कोई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, उसमें से $20,000 माइनस करो तो लॉस आ जाएगा $5,000 का, सही? फिर इससे फर्दर कहां फर्क पड़ेगा? ये तो इनकम स्टेटमेंट है, फर्दर मजीद फर्क आएगा बैलेंस शीट के ऊपर आएगा फर्क। अभी बैलेंस शीट नजर आ रही है। तो एक आइटम जो मोटर व्हीकल में आना चाहिए था, उसको मोटर व्हीकल में नहीं डाला। अगर कोई भी आपके बैलेंस शीट की डेबिट साइड, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट है खाली, पूरी बैलेंस शीट नहीं, एक हिस्सा तोड़ गया, तो बहुत सारी फिगर्स कोई होंगी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे, तो कुछ मिला के 75,000 आ रहा है।
अगर मोटर व्हीकल भी यहाँ पर आ जाती तो कितना हो जाता ये 95 नहीं 95 91,000 होता, क्योंकि वो मोटर व्हीकल 20,000 की पूरी थोड़ी आती, डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होती ना कोई, सपोज 4,000 की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 91,000 के एसेट आने चाहिए थे ना हमारे, लेकिन क्या आ रहे हैं 75,000 के, क्योंकि मोटर व्हीकल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाली ही नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरे के पूरे मोटर व्हीकल को एक्सपेंस में फेंक दिया 20,000 के नाम से। हालांकि होना क्या चाहिए था, मोटर व्हीकल हमारी जो है वो 20,000 से आई, और उसके अलावा डेप्रिशिएट उसकी भी डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होगी वहां पर, $4,000 की डेप्रिसिएशन। द कंपनी डेप्रिशिएट्स इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 20%। तो 16,000 की चीज 20% डेप्रिशिएट होगी तो 4,000 डेप्रिशिएट होनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4,000 माइनस हो रहा है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाना चाहिए 4,000। तो अगर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में हो रहा था, करेक्ट ट्रीटमेंट ये होती 15,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से 4,000 डेप्रिसिएशन माइनस होती, 11,000 बचता प्रॉफिट। ये करेक्ट ट्रीटमेंट होती है। और वो प्रॉफिट कहां चला आता, कोई भी हमारे पास कैपिटल आ रहा होता है, लेट्स सपोज 80,000, तो उसमें वो 11,000 ऐड होकर 91,000 हमारी इक्विटी साइड में हो जाती, ठीक है। लेकिन हमने गलती से क्या किया, हमने 20,000 पूरे का पूरा माइनस कर दिया, तो 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से 20,000 गया तो 5,000 लॉस बना। और हमारा अगर 80,000 का लेट सपोज क्या वो आ रहा था कैपिटल, उसमें से 5,000 का लॉस माइनस करो तो 75,000 हमारी इक्विटी साइड है। क्लियर हो रही है? तो ये गड़बड़ हो सकती है कि अगर आपने किसी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दिया, ठीक है। दी अदर वे अराउंड उसमें भी ज़्यादा मसला आएगा, अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, आने जाने की फ्यूल कॉस्ट है, उसको आपने मोटर व्हीकल के नाम से डेबिट कर दिया अगर, तो नॉन करंट एसेट्स में फजूल में वो फ्यूल कॉस्ट बन बन के पूरे साल एक मोटर व्हीकल खड़ी हो जाएगी, हालांकि आपके पास कोई एसेट है नहीं मोटर व्हीकल के नाम से। क्लियर है? तो दोनों तरफ से मसला है, आपने इसीलिए रिकॉग्नाइज करके लेके चलना होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया अलग अलग तौर पे, वो किसी कॉलम बना के रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपकी जर्नल एंट्रीज के वक्त आप उन नामों से लिखते हो कि वो वाले नाम पे टी अकाउंट में उन्हीं नामों से जाए, और वो वाले नामों से हमें पहचान हो कि हम उनको बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से जर्नल एंट्री बना दी तो फिर वो नेचुरली कहां चला जाएगा, वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर मोटर व्हीकल के नाम से उसको रिकॉर्ड किया तो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। और इसको फर्क करना इसलिए जरूरी है। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको वही जो ऊपर हुआ है उसको थ्योरी के अंदर थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स, जिस तरह हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं, उसमें हमने बताया कुछ ऐसे होते हैं नॉन करंट एसेट खरीद ले वो वाले खर्चे, और कुछ होते हैं जो हमारे रनिंग एक्सपेंस वाले खर्चे होते हैं। तो ये पैसा जाने वाली है, इसी तरह पैसा आने वाले, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था इनफ्लो भी दो डायमेंशन से होता है। एक आपकी इनकम एक्टिविटी से होता है कि आप जो बिजनेस चल रहा है आपका, बिजनेस के रोज डे टू डे रनिंग की वजह से जो कमाते हो, वो एक तरह की आपकी इनकम्स है, इनफ्लोज है आपके पास। और दूसरा क्या है, पैसा कहां से आ सकता है बिजनेस के अंदर, ओनर पैसा दे सकता है या लायबिलिटीज के जरिए पैसा आ सकता है। तो रिसीट्स हमारी यहाँ एक दफा आसानी के लिए, रिसीट्स हमारी या तो इनकम्स के जरिए हो सकती है, या इसको रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है, या फिर हमारे नॉन करंट लायबिलिटी या ओनर के कैपिटल के जरिए हो सकती है। लेकिन ये नॉन करंट लायबिलिटी या ओनर्स कैपिटल जो है दोनों को कैपिटल रिसीट्स कहता है, और इसको रेवेन्यू रिसीट्स कहता है, ठीक है। सेल की रेवेन्यू रिसीट, कमीशन कमाया रेवेन्यू रिसीट, एक्स्ट्रा स्पेस था वो रेंट आउट कर दिया रेंट इनकम रेवेन्यू रिसीट, सर्विसेज दे के कुछ कमाया सर्विस इनकम रेवेन्यू रिसीट। तो इन तमाम इनकम से जो बिजनेस में पैसा फ्लो हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है, ओके। और जो तमाम ऐसी रिसोर्स है, बैंक लोन, ये नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये कैपिटल रिसीट में शुमार होगी, बैंक लोन। इसी तरह मॉर्गेज की कोई बड़ी लोन ले ली, वो भी कैपिटल रिसीट्स में है। ओनर ने पैसा या शेयर्स हमने इशू किए, शेयर्स कैपिटल, ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, ये सारी कैपिटल रिसीट्स है। ये लॉन्ग रन रिसीट्स है, और ये बिजनेस को चलाने के लिए होती है। इन रिसीट्स के जरिए बिजनेस के ऊपर पैसा लगे, ये वाले इन सोर्सेज से जब भी पैसा आता है ना, तो बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि इन सोर्सेज से पैसा बिजनेस में आया और ओनर वो पैसा लेके चला गया। ओनर ये वाला पैसा लेके नहीं जाता बिजनेस से, ये तो लगाया जाता है कि बिजनेस खुले, बिजनेस चले, बिजनेस बढ़े। ये वो पैसा होता है जो ओनर लेके जा सकता है, ठीक है ना, जो ओनर डिविडेंड्स की सूरत में या ड्राइंग की सूरत में लेके जा सकता है। और ये भी पूरा नहीं लेके जाता, इसमें भी कोशिश क्या करता है कि अगर प्रॉफिट जो हुआ है ना, इसमें मतलब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है, एक्सपेंस वगैरह माइनस करके जितना पैसा ओनर लेके जा सकता है, लेकिन वो भी पूरा ओनर प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं लेके जाता, वो उसमें कुछ रहन देता है, रिटेन रहन देता है, ताकि वो जमा करता पैसा बिजनेस लगा के और ज्यादा फिर ग्रो हो सके। क्लियर है? वरना ग्रो होने के लिए अगर मिसाल के तौर पे प्रॉफिट से आपने रिटेन नहीं किया, मिसाल के तौर पे आपकी इनकम टोटल हुई $200,000 बिजनेस की पूरे साल, उसमें से सारे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स माइनस करने के लिए हमारे तकरीबन $1,40,000 माइनस हो गए,
ठीक है, सारे एक्सपेंसेस थे। तो अब बचा प्रॉफिट कितना, $60,000। तो ओनर चाहे तो ये लेके जा सकता है पूरा, लेकिन ओनर इसमें से कुछ रहने देगा बिजनेस में, क्योंकि अगर नहीं रहने दिया, ओनर सारे पैसे ले गया, तो उसके बाद क्या होगा, 1,40,000 जो है वही बिजनेस में रह गया, वही बिजनेस री इन्वेस्ट करेगा, फिर दोबारा से 2 लाख की सेल करेगा, फिर दोबारा से 1,40,000 का एक्सपेंस जो जो सारे खर्चे हैं उसमें निकल जाएगा, फिर तो ग्रो ही नहीं होगा बिजनेस। तो फिर बिजनेस को ग्रो होने के लिए आगे जाके क्या मसला आएगा, बिजनेस कहेगा ओनर से कि आप पैसा इन्वेस्ट करता हूं और ग्रो, तो इससे तो ओनर यही कर ले कि पैसा बिजनेस से पूरे तौर पे ना निकलवा ले शुरू के कुछ साल, ठीक है, ताकि वो बिजनेस में पैसा रिटेन रहे और बिजनेस ग्रो भी हो सके। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स का फर्क आप देख लेंगे, उसकी एग्जांपल्स यहां पर गिवन है, ठीक है, दोनों कॉलम्स। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स की गलत ट्रीटमेंट के नुकसानात। अब यहां एक केस दिया हुआ है आपको, जिसमें बताया कि किस तरह से गलती से एक कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट कंसीडर कर लिया और क्या नुकसान हो सकता है उससे। केस में पूरा पढ़ के नहीं, मैं वैसे ही बताता हूं। हुआ ये कि आपने एक पुरानी मशीन जो आपकी बुक्स में ऑन कॉस्ट $1,20,000 की, बाय बुक वैल्यू आपकी बुक्स में, बाय बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू वाइज $1,20,000 की थी, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वैल्यू की थी $1,20,000 तक की, वो आपने बेची, और कितने में बेची, 1,00,000 में बेची। कितने में बेची, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। एक तरह से रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स के अंदर एक और कुछ मिसाल दे दूं, कैपिटल रिसीट्स के अंदर कोई नॉन करंट एसेट बेचता है, वो भी कैपिटल रिसीट है। सुनाई, इसको यूं समझो, ओनर बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे $2,00,000, क्या है ये बिजनेस के लिए, कैपिटल रिसीट है। बिजनेस ने उस $2,00,000 से एक मशीन ली, ठीक है, ताकि वो बिजनेस चल सके, लेकिन बिजनेस ने फिर दोबारा वो मशीन बेची थी, कहा नहीं यार ये मशीन काम की नहीं है, तो ये जो $2,00,000 दोबारा मिल गया बिजनेस को, लेट सपोज 2 पूरे मिल गए, तो ये रेवेन्यू रिसीट थोड़ी आएगी। ओनर ने कैपिटल दिया, उस कैपिटल से कुछ मशीनरी खरीदी ताकि बिजनेस स्टार्टिंग में चल सके, फिर उस मशीनरी से कुछ मैन्युफैक्चर करके प्रॉफिट में कुछ बेचेंगे, वो रेवेन्यू रिसीट होता माल अगर, लेकिन खुद मशीनरी बेच दे तो ये तो नॉन करंट एसेट सेल कर दिया। अंडा देने वाली मुर्गी का अंडा बेचना इज अ रेवेन्यू रिसीट, लेकिन पूरी मुर्गी बेच देना इज अ कैपिटल रिसीट। समझ में आ रही बात। तो आपने अगर एक नॉन करंट एसेट बेचा है 1,00,000 का, ठीक है, वैल्यू उसकी कितनी थी, 1,20,000, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, 1,00,000 से, आपके पास बैंक डेबिट होता है, ठीक है, और आपको चाहिए कि मशीन को आप क्रेडिट करें, आपकी बुक्स में 1,20,000 की खड़ी है, तो 1,20,000 से क्रेडिट करें, और डेबिट साइड पे 20,000 का लिख दे लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या लॉस है ना, 1,20,000 की मेरी चीज जा रही है, उसके बदले 1,00,000 आ रहा है खाली, तो लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, ये होनी चाहिए इसकी एंट्री। अगर ये एंट्री होगी तो क्या होगा, इस एंट्री के इस तरह से बनने में ये होगा कि लॉस ऑन डिस्पोजल आपका कहां पर चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, और मशीन जो क्रेडिट हो रही है ये आपके मशीन के टी अकाउंट से मशीन को कम कर देगी, तो इसका इंपैक्ट कहां पर होगा, बैलेंस शीट के अंदर, कि एक मशीन के टी अकाउंट में मशीन 1,20,000 की डेबिट साइड पे खड़ी हुई, वो चली गई मशीन, तो क्रेडिट हो गई मशीन, तो बैलेंस शीट के अंदर मशीन खत्म, इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट होगा, राइट। तो ये उसूलन एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने गलती से एंट्री इसकी जगह ये बना दी, तो मैं रॉन्ग एंट्री बता रहा हूं, आपने कर दिया बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट, आपने कहा 1,00,000 रुपए मेरे पास आया, 1,00,000 से बैंक डेबिट और 1,00,000 से सेल्स क्रेडिट, ये सेल्स कहां जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, क्या बन गया, रेवेन्यू बन गया, तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर देगा, ये प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर देगा, राइट, क्योंकि सेल बन गया वो, और बैलेंस शीट में बेचारी मशीन खड़ी की खड़ी रह जाएगी, क्योंकि मशीन क्रेडिट ही नहीं हुई, तो मशीन अपने टी अकाउंट में वैल्यू वाइज खत्म ही नहीं हुई, तो मशीन 1,20,000 से कैरी डाउन होगी टी अकाउंट में और ट्रायल बैलेंस में जाएगी और बैलेंस शीट में चली जाएगी, तो मशीन फजूल में खड़ी हुई टी अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट तक चली जाएगी और बैलेंस शीट में मशीन फजूल में खड़ी रहेगी, हालांकि मशीन तो कब की बेच चुके, और उसके बरक्स सेल्स के अंदर आपने एज अ रेवेन्यू शो किया हुआ इसको, क्लियर हो रही है। तो ये एक रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाती है, इससे नुकसान क्या होता है, अगर इस रॉन्ग ट्रीटमेंट को करते तो इससे नुकसान ये होता है कि आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता, आपके एसेट्स ओवरस्टेट हो जाते। एसेट्स क्यों ओवरस्टेट हो रहे हैं, मशीन
जो कि खत्म कर देनी चाहिए थी, क्रेडिट कर देनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं की, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। और क्या ओवरस्टेट हो रहा है? एसेट्स ओवरस्टेट हो रहे हैं और कैपिटल भी ओवरस्टेट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है, कैपिटल भी ओवरस्टेट हो रहा है। क्लियर हो रही बात? प्रॉफिट क्यों ओवरस्टेट हुआ? क्योंकि सेल्स क्रेडिट की ना, सेल्स जितनी बढ़ती चली जाएगी वो प्रॉफिट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती है ना। क्लियर हो रही है? सो इफेक्ट्स ऑफ इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एसेट वैल्यूएशन, कि अगर आपने ये कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट के तौर पर ट्रीट कर दिया तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, सही है उसमें।